नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और मैं जिस एक्ट की बात आपसे करने जा रही हूँ वो उसका सेकंड पार्ट है। पंजाब कोर्ट एक्ट का मैं फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ, ये उसी के कंटिन्यूएशन में उसका एक सेकंड पार्ट है। ओवरव्यू होने के बावजूद भी ये देखिए सेकंड पार्ट है और अगर आप अगर फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो आपका आधा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जस्ट वॉच दैट वीडियो। और अभी तक आपने टारगेट फॉर आईक्यू के पेड ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जो जुडिशरी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इन क्रैकिंग द जुडिशरी एट वन गो। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट क्लास का। इसमें टोटल चैप्टर्स जो है वो 5 हैं, पार्ट 2 है पंजाब कोर्ट्स एक्ट में। और जो पार्ट 1 है उसमें 3 सेक्शन है, जिसमें फर्स्ट है आपका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल इस एक्ट का नाम ही है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918। और एक्सटेंड कहाँ तक है इसका, हरियाणा का। और इसके जो सेकंड और थर्ड सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मूव ऑन टू पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 1 एंड 2 आपके रिपील्ड है और थर्ड डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज में 4 डेफिनेशन है आपकी, जिसमें है स्मॉल कॉज, उसके बाद लैंड सूट, अनक्लास्ड सूट और वैल्यू। अनक्लास्ड सूट वही है जो कि ना स्मॉल सूट्स होंगे, ना सॉरी जो ना स्मॉल कॉजेस केसेस होंगे और जो लैंड सूट्स नहीं होंगे। उसके बाद चैप्टर 2 जो है वो आपका रिपील्ड है, जो कि होता है सेक्शन 4 से लेके 17 तक, वो बिल्कुल रिपील्ड है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 3 जो कि बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ सिविल सूट्स। सिविल सूट्स में जो पहला सेक्शन है इसका वो है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 बात करता है क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। तो उसमें बताया गया है कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के अलावा या फिर जिसको किसी इनैक्टमेंट के द्वारा अगर पावर दी जाती है जैसे कि ट्राइब्यूनल्स, उनके अलावा कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी, तो वो होंगी कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। और सिविल जज और सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन के आगे 3-3 बाइफर्केशन और है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है आपके सिविल डिस्ट्रिक्ट्स की। सिविल डिस्ट्रिक्ट्स के जो टेरिटरीज में अगर डिवाइड करना चाहते हैं सिविल डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वो पावर किसके पास है, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टेरिटरी को डिवाइड कर सकती है डिस्ट्रिक्ट में और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नंबर को ऑल्टर कर सकती है या लिमिट कर सकती है। सेक्शन 20 बात करता है आपकी डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग के बारे में। तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट और जो उनकी पोस्टिंग है वो करती है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जो है एक एक पर्सन को जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है तो उस पर एक एक पर्सन को डिस्ट्रिक्ट में वो उनको पोस्ट कर देगी। लेकिन उसके पास ये पावर भी और है कि वो एक ही जज को 2 या 3 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्ट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जो पार्ट्स है उसमें भी यही है, अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड पोस्टेड बाय हाई कोर्ट। उसके अलावा क्या है कि भाई जो डीजे है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है और हाई कोर्ट स्पेशल और स्पेसिफिक पावर से ज्यादा उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं टू डील एंड डिस्पोज ऑफ एनी केस। और जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो उन्हें मेक ओवर कर सकता है। और जब वो ये जब अथॉरिटी निभा रहे होंगे तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज ही माना जाएगा। और एक इसमें प्रोवाइजो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी केसेस पेंडिंग थे विद एडीजे इमीडिएटली बिफोर 28 जून 1963, ये डेट याद रखिएगा, 28 जून 1963 उनको माना जाएगा उन केसेस को कि या तो वो डायरेक्ट किए गए हैं टू डील एंड डिस्पोज ऑफ एज पर हाई कोर्ट या फिर उन्हें डायरेक्ट किया गया है बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज। उसमें 21A है इसमें जो कि बात करता है असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डीजे, कि जो डिस्ट्रिक्ट जज के जो भी फंक्शंस है वो अगर उन्हें असाइन करना चाहेगी तो वो बिल्कुल कर सकती है टू एडीजे बाय हाई कोर्ट भी कर सकता है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज भी कर सकता है और उन्हें फिर डीम्ड डिस्ट्रिक्ट जज माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 बात करता है सिविल जज की जो अथॉरिटी है, सिविल जज के जो फंक्शंस है उनकी बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वही कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट फिक्स कर सकते हैं नंबर ऑफ सिविल जजेस, चाहे वो सीनियर डिवीजन में हो चाहे वो जूनियर डिवीजन में हो। उसके बाद सेक्शन 23 जो है वो आपका रिपील्ड है। 24 जो है वो कहता है कि जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट है उसे क्या माना जाएगा,
डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट को या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा या प्रिंसिपल सिविल कोर्ट माना जाएगा ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इनकी जो पेक्यूनियरी लिमिट है जुरिस्डिक्शन की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, वो है विदाउट एनी लिमिट। उनके अपने जुरिस्डिक्शन में उनकी कोई लिमिट नहीं है वैल्यू, पेक्यूनरी लिमिट। और उसके बाद 26 की अगर सेक्शन की बात करें कि सिविल जज की बात करें, उनकी पेक्यूनरी लिमिट क्या है, तो वो डिटरमिन की जाती है बाय हाई कोर्ट। और लोकल लिमिट्स जो है इनकी, जो कि सेक्शन नंबर 27 बात करता है, वो भी डिटरमिन करता है हाई कोर्ट। नाउ मूव ऑन क्विकली टू सेक्शन नंबर 28 जो बात करता है स्पेशल जजेस एंड बेंचेस। स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करने के बाद, जो स्टेट गवर्नमेंट है पहले कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट के साथ और फिर वो अपॉइंट करेगी एनी पर्सन। ऊपर जो है ऑलरेडी जब हमने सेक्शन 22 डिस्कस किया था तो उसमें स्पेशल ये सीनियर सिविल जजेस जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन आगे अब ये बताया गया कि किसी भी और पर्सन को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं एज सीनियर, एज सिविल जज सीनियर डिवीजन या फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन। और हाई कोर्ट जो है वो उनको कन्फर कर सकती है कोई भी या कुछ पावर टू देम अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जितनी भी पावर उन्हें गिवन है, तो हाई कोर्ट जो है वो उनको या तो सारी की सारी या उसमें से कुछ जो है उन जो एनी पर्सन की बात की गई है उनको वो पावर जो है वो कन्फर कर सकती है। किसके लिए? और उन्हें जो केसेस दिए जाएंगे वो क्या होंगे, या तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ सूट या सूट जनरली इन द लोकल एरिया, जो उनके लोकल एरिया में केसेस है। नेक्स्ट इसका जो सब क्लॉज 2 है वो बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्ट करेगा इन ये जो एनी नंबर ऑफ पर्सन हैं ये कितने होने चाहिए, अनइवन नंबर्स। ये आपका प्री का क्वेश्चन आ जाता है कि कितने नंबर, 2, 3 या फिर क्या। तो आपको आंसर में अगर अनइवन लिखा होगा, अनइवन नंबर होते हैं तो आपको अनइवन करना है। ये नहीं है कि आप 3 लगा लेंगे, क्योंकि अनइवन का मतलब क्या हो गया, ऑड। तो ऑड नंबर नहीं लिखना है आपको, अनइवन वर्ड ही स्पेसिफिकली को आपको टिक करना है। तो एनी अनइवन नंबर ऑफ पर्सन विद पावर टू सिट एज बेंच, वो किसकी तरह बैठेंगे ये पर्सन, एज बेंच। और इनका जो मेजोरिटी डिसीजन होगा वही माना जाएगा डिसीजन ऑफ बेंच। और इन लोगों को भी क्या माना जाएगा, डीम्ड सिविल जज, चाहे वो सीनियर डिवीजन हो या जूनियर डिवीजन हो। नाउ क्विकली मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 29, पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन विद स्मॉल कॉज कोर्ट जुरिस्डिक्शन, कि इन लोगों को स्मॉल कॉज कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं। कैसे दी जाएगी, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। नोटिफिकेशन दी जाएगी ऑफिशियल गैजेट में फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स ऑफ वैल्यू। जो इसका प्री का क्वेश्चन है वो यही है, कितने वैल्यू तक, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। 2000 रुपीज से एक्सीड नहीं हो सकते। और इसके अलावा अगर इनको जो पावर दी गई है उसका विड्रॉल भी किया जा सकता है अगर लगता है, अगर उनको एज दे डीम्ड फिट। बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 की। सेक्शन नंबर 30 क्या कहता है, एक्सरसाइज बाय सिविल जज, चाहे वो सीनियर डिवीजन हो या जूनियर डिवीजन हो, ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सर्टेन प्रोसीडिंग्स, कि इन लोगों को पावर दी जाएगी टू एक्ट एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन सर्टेन प्रोसीडिंग्स। तो ये जो है ये कौन देगा, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज देता है तो वो उन्हें किन ग्राउंड्स पर देगा, या तो मतलब किन ग्राउंड्स पे नहीं, कौन कौन से जो केसेस हैं प्रोसीडिंग्स हैं वो देगा, या तो प्रोसीडिंग्स अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 या फिर प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881 विच कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय डिस्ट्रिक्ट जज। इंग्लिश में एक राजस्थान में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट का, कि जहां पे आपको करेक्ट भी करना होता है। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ में ज्यादातर बच्चे ओ डबल एफ लगाकर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको सिंगल एफ यूज करना है, डिस्पोज ऑफ, ओ एफ। ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 31। सेक्शन 31 बात करता है प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट, की कोर्ट जो है वो कहां पर, उनकी जो प्लेस होगी जजेस की, सिविल कोर्ट के जजेस की, उनकी जो प्लेस है वो कहां होगी सिटिंग की, तो वो डिसाइड करता है पहली बात तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चाहे तो उनको उनकी जो लोकल लिमिट्स है जुरिस्डिक्शन की उनके बियॉन्ड भी कर सकता है अदरवाइज, वरना अदरवाइज अगर इस एक्ट में कहीं गिवन है तो ठीक है कि बियॉन्ड लोकल लिमिट्स होगा, वरना लोकल लिमिट्स में ही होगा। ठीक, स्पेशल ऑर्डर से तो वो बियॉन्ड भी कर सकते हैं, और अगर स्पेसिफिकली गिवन है बियॉन्ड का, कि भाई स्पेसिफिकली गिवन है कि भाई बियॉन्ड जाकर कर सकते हैं लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो ठीक है, अदरवाइज वो लोकल लिमिट्स ऑफ इस जुरिस्डिक्शन में ही सिटिंग होगी उनकी। नेक्स्ट सेक्शन 32 आपका रिपीट हो चुका है।
सेक्शन 33 कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स की कोर्ट्स का कंट्रोल किस पर रहेगा, तो जनरल सुप्रिंटेंडेंस और कंट्रोल तो हाई कोर्ट का होगा ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज का कंट्रोल होगा ओवर ऑल सिविल कोर्ट्स। नेक्स्ट सेक्शन 34 पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, जो भी काम दिए जाते हैं सिविल जजेस को, तो उसकी उसकी पावर किसके पास होगी डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो उसकी भी पावर होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट जज के बाद पास होगी, और उसको विद रिटर्न ऑर्डर, उनको जब वो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो वो रिटर्न ऑर्डर के साथ की जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 35 भी आपका रिपील्ड है। सेक्शन 36 बात करता है पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स, जो कोर्ट में मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अगर वो कुछ गलती कर दें तब क्या होगा, तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है, या फिर कोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके पास पावर है टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। और फाइन कितना लगेगा, 1 मंथ सैलरी, कि उनकी 1 मंथ सैलरी जो है वो एज फाइन ली जा सकती है। इसके लिए फॉर मिसकंडक्ट ऑफ नेग्लेक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, की अगर उन्होंने नेग्लेक्ट किया है, मिसकंडक्ट किया है इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। लेकिन अगर यही पर्सन अगर अपील में जाएंगे, तो अगर सपोज कीजिए डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर जो कोर्ट्स हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाके अपील करते हैं इस फाइन के अगेंस्ट, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो उसे रिवर्स भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दूसरों के डिसीजन तो वो कर सकते हैं, तो क्या वो अपने भी कर सकते हैं, जी हाँ, वो अपने खुद के ओन डिसीजंस जो है उनके, वो भी उनको रिवर्स कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सेक्शन 36 हो गया आपका। एक इसमें इस चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 37, वो बात करता है डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज पावर की, जो डेलीगेशन है उनको, जो डिस्ट्रिक्ट जज की जो पावर है वो किस तरीके से डेलीगेट की जाएगी, किस तरीके से इसका फ्लो होगा टू सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स में। तो उसमें प्रीवियस सैंक्शन ली जाएगी हाई कोर्ट की, और ये जो डेलीगेट की जाएगी पावर से किसको की जाएगी, टू सिविल जज, वेदर इट इज सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 38 की। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादातर जो इसमें पार्ट्स गिवन है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जहाँ अपॉइंटमेंट की बात आती है वहां स्टेट गवर्नमेंट करती है, अदरवाइज जो रोल है वो यहाँ पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज उनका ज्यादा है, कि अगर केसेस जो है दूसरी उनको डेलीगेट करने हैं या फिर ट्रांसफर करने हैं, तो ये सब राइट जो है वो ज्यादातर सेक्शंस में हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 38 की, अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, तो जो अपील है शेल लाई टू हाई कोर्ट, अपील की जाएगी हाई कोर्ट को। उसके बाद अगर अपील जाती है सिविल जज से, चाहे वो सीनियर डिवीजन का हो या जूनियर डिवीजन का हो, तो वो किसको जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज को जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू टू द ओरिजिनल सूट। लेकिन उनकी ही जुरिस्डिक्शन में, जिस जुरिस्डिक्शन में वो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, उन्हीं की जुरिस्डिक्शन के केस जाएंगे, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू टू द ओरिजिनल सूट, बिना किसी लिमिट के। तो यही आपका प्री का क्वेश्चन बनता है और ये आता भी है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 40, पार टू ट्रांसफर टू सीजे अपील्स फ्रॉम अदर सीजे। अब ये क्या है कि कई बार क्या होता है कि पार्ट जो है जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सीनियर जो सिविल जजेस हैं उनको देते हैं, लेकिन उनसे भी लेकर किसी दूसरे सिविल जजेस को भी दी जाती है। तो ये पावर जो है ये किसके पास है, ये पावर है ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही है। ये पावर इज गिवन टू डिस्ट्रिक्ट जज। और ये किनको देते हैं, जिनको लगता है इन्हें कि वो कॉम्पिटेंट है टू डिस्पोज दीज केसेस, तो उनसे लेकर दूसरों को दी जाती है। और वो भी सिविल जजेस ही होते हैं, चाहे वो सीनियर डिवीजन के हो या फिर जूनियर डिवीजन के हो। और उसके बाद इसका एक सेक्शन, उसके आगे का जो क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज चाहे तो फिर से दोबारा से जिनको उसने ट्रांसफर किए हैं केसेस, उनसे वो विड्रॉ कर सकता है, और फिर चाहे तो वो खुद उनको हियर करेंगे, उनको ईदर हियर एंड डिस्पोज ऑफ इट हिमसेल्फ, या फिर उसको कहीं और कोर्ट में ट्रांसफर वो कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट ऑन विद सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 कहता है सेकंड अपील। सेकंड अपील किसको जाएगी, हाई कोर्ट को जाएगी। जितने भी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी जहां पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की डिग्री पास की गई है, और अगर उससे वो एग्रीव्ड है, स्टिल उन्हें वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कहाँ अपील कर सकते हैं, वो उनकी सेकंड अपील होगी, तो वो जाएंगे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में अपील दाखिल होगी, सेकंड अपील कहां से, फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड इन अपील बाय
एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने अगर अपील में वो डिग्री पास की है तो सेकंड अपील वो कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और उनके ग्राउंड्स क्या होंगे जिस पर वहां पर जो है, अगर हाई कोर्ट में अगर सेकंड अपील एक्सेप्ट की जाएगी तो ग्राउंड्स होंगे डिसीजन कॉन्ट्रैरी टू लॉ, या फिर वो कस्टम और यूसेज के अगेंस्ट होंगे, या फिर डिसीजंस ऐसे होंगे हैविंग फेल्ड टू डिटरमिन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ और कस्टम और यूसेज, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ और जो पहले किसी डिसीजन में नहीं आया गया है, तो इसलिए वहां पर जो है हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। या फिर सब्सटेंशियल, बहुत ही एरर हो गया है, सब्सटेंशियल एरर एंड डिफेक्ट, तो इन ग्राउंड्स पर जो सेकंड अपील है वो की जा सकती है। अच्छा, और इसके एक्सप्लेनेशन में ये गिवन है कि जो क्वेश्चन रिलेटिंग टू कस्टम और यूसेज, अगर क्वेश्चन उठता है कस्टम का और यूसेज का तो उसे कहा जाएगा क्या है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा जो कस्टम और यूसेज से रिलेटेड होगा उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा जाएगा, और ये आपके प्री में बिल्कुल पूछा जा सकता है। और इसका नेक्स्ट जिसका फर्स्ट क्लॉज है वो ये था। सेकेंड क्लॉज बात करता है अपील में लाई फ्रॉम एन अपीलेट डिक्री पास एक्सपार्टे अगर क्या कहते हैं, जहां पर फर्स्ट अपील की गई थी वहां पे एक्सपार्टी डिक्री आ गई है, तो एक्सपार्टी डिक्री के एक्सपार्टी डिक्री आने पर जो एग्रीव्ड पार्टी जिसके अगेंस्ट में ये डिक्री आई है वो हाई कोर्ट में जाके अपील, सेकंड अपील कर सकते हैं। सेक्शन 42 की बात करते हैं। सेक्शन 42 कहता है देयर वुड बी नो अपील, नो सेकंड अपील ऑन अदर ग्राउंड्स एक्सेप्ट गिवन इन सेक्शन नंबर 41। सेक्शन 41 के ग्राउंड्स पे ही आप सेकंड अपील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और इसके अलावा नो सेकंड अपील इन सर्टेन सूट्स, वो सर्टेन सूट्स कौन से हैं, विच आर टेकिंग कॉग्निजेबल बाय कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स व्हेन अमाउंट और वैल्यू की आपने डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन पढ़ी है, सेक्शन थर्ड याद आया, सेक्शन थर्ड का की फोर्थ डेफिनेशन है जो कि बात करती है अमाउंट और वैल्यू की। व्हेन अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 3000 रुपीज, यहाँ पर ये 3000 मिनिस्ट्रियल की जो ऑफिसर का फाइन था वो था 1 मंथ सैलरी, और एक जगह और 2000 रुपीज की बात की गई थी। तो ये जो रुपीज का खेल है प्लीज ये याद कीजिएगा, प्री के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन्हें बार बार रिवाइज कीजिएगा वरना भूल जाएंगे। तो जिन केसेस की वैल्यू 3000 से ज्यादा नहीं है वो केसेस पर भी आप सेकंड अपील नहीं कर सकते, और वो केसेस कौन देख रहा है, कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस। नेक्स्ट सेक्शन 43 जो है वो आपका रिपील्ड है। सेक्शन 44 रिवीजन की बात करता है। रिवीजन में क्या, रिवीजन कौन करता है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है वो उन केसेस को कॉल फॉर रिकॉर्ड बुला सकता है, किसी भी केसेस को जो उसे लगता है, ठीक। और दूसरा उन केसेस को जिनमें कोई अपील आगे फर्दर लाई नहीं करती, इन विच नो अपील लाइज, एंड इफ सच सबॉर्डिनेट कोर्ट, जो उनकी नीचे वाली कोर्ट है, अगर लगता है उनको ये ग्राउंड्स गिवन है, अगर इनके बेसिस पर उन्हें लगता है कि ये चीजें हुई हैं तो वो उन केसेस में रिवीजन की जा सकती है। तो वो रिवीजन कौन कौन से ग्राउंड्स है, एक तो टू हैव एक्सरसाइज्ड अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड, कि उनको वो जुरिस्डिक्शन में काम करना ही नहीं था फिर भी कर दिया। दूसरा, उस जुरिस्डिक्शन में काम करना था नहीं किया। तो एक जगह तो टू हैव एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड, एंड टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन जो कि उनके ऊपर वेस्ट की गई थी, और दूसरा इफ दे एक्टेड इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी। आगे आपका इस चैप्टर नंबर 4 का लास्ट सेक्शन है 44A, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन की क्या बात की है इन्होंने, कि जो जहां पे सेकंड अपील है सेक्शन नंबर 41 में, तो उसमें लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 90 डेज दिए जाएंगे, और जो भी लिमिटेशन पीरियड से जो भी ये एक्ट जो होगा, अगर जहाँ पे उसकी बात की जाएगी कि कितना टाइम पीरियड उन्हें दिया जाएगा, तो वो आपके लिमिटेशन एक्ट 1963 से गवर्न होंगे। आई होप आपको ये वीडियो लाइक करेंगे आप ये, क्योंकि कोर्ट्स एक्ट जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफी हद तक कवर अप हो चुका है। सिर्फ इसका चैप्टर 5 जो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं वो रह गए हैं, और वो भी उसमें ज्यादा नहीं है। उसमें एक तो ये है कि भाई जो हॉलीडेज है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो हाई कोर्ट करता है। ये ऐसे छोटे छोटे प्रोविजंस और हैं। तो डू लाइक दिस वीडियो
एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट। और फर्दर इंप्रूवमेंट की अगर कोई बात हो तो प्लीज डू टेल मी। और प्लीज टारगेट फॉर IQ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड जो भी और जो भी जो करंट अफेयर्स है या फिर स्टैटिक जीके है, कोई भी सब्जेक्ट जो लॉ का है, वो उसकी वीडियोस जो है वो उसमें डेली बेसिस पर इतनी वीडियो अपलोड्स होती हैं, तो कहीं आप उन्हें मिस ना कर दें। तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।